Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 29th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 29 जून 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है टेलीग्राम नाम से, तो वहाँ पर जाकर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है आइसलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। आपको मालूम होगा कि जो जम्मू का इंडियन एयरफोर्स बेस है वहाँ पर 2 ड्रोन अटैक हुआ है। अब उस ड्रोन अटैक के बारे में यहाँ पे जांच करी गई है एनआईए के द्वारा और एनएसजी के द्वारा। एनआईए क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्होंने मिलकर यहाँ पर क्या करी, जांच करी, और उसके बाद पता ये लगाया है कि जो ड्रोन्स थे, जो ये ड्रोन्स बेसिकली फटे थे तो इनका मलबा वगैरह तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कोई मलबा वगैरह नहीं देखने को मिला है इस ड्रोन का। तो यहाँ पर ये सारा स्टेटमेंट दिया गया है एनआईए और एनएसजी के द्वारा, उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। अब इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि जो ये ड्रोन्स है वो इस टाइप से चलाए गए, इस टाइप से उनको मैनेज किया गया कि उन्होंने जो भी अपना पेलोड कैरी कर रखा था, जो भी उनके पास था ड्रोन में, मतलब जो भी आप कह सकते हो एक्सप्लोसिव वगैरह थे, उसको एक तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। देन उसके बाद वो ड्रोन वहाँ से भाग गया, एक तरीके से वहाँ से उसको निकाल दिया गया है। तो इस ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये और ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी, खासकर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। एक और आर्टिकल आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हमने ये देखा कि एनआईए और एनएसजी ने मिलकर ये बताया कि अभी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इस ड्रोन ने अपना जो पेलोड एक तरीके से जो भी एक्सप्लोसिव है उसको ड्रॉप डाउन कर दिया हो और वहाँ से उस ड्रोन को हटा दिया हो। ठीक है भाई, मतलब एक तरीके से वहाँ से ड्रोन को चला गया हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। नाउ क्वेश्चन ये है, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकलता है इस आर्टिकल से। इस आर्टिकल से हमारे लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकलती हैं। एक तो पहली बात ड्रोन है, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ड्रोन के बारे में बात करेंगे। ये आपका जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 से रिलेट हो जाएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। ड्रोन बेसिकली इसको हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बोलते हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का सिंपली मतलब है इसके अंदर कोई मैन नहीं बैठा होगा, एक तरीके से इसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल करके चलाया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से इसको रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी बोला जाता है। और ये जो यूए है यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसके आपको 3 सबसेट देखने को मिलता है। एक तो इसको बोला जाता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, दूसरा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट, तीसरा मॉडल एयरक्राफ्ट। यहाँ पर 3 सबसेट्स देखने को मिलते हैं। अब जो ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर एक रिमोट पायलट स्टेशन होता है। इसमें सिर्फ कमांड चाहिए होती है, कंट्रोल करना पड़ता है और उसके बाद जो है यहाँ पर यूज़ कर लिया जाता है। और अभी आप देख पाओगे इसको कंट्रोल करके ही उड़ाया गया था। देन उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लोसिव छोड़े गए, देन उसके बाद उसको उस ड्रोन को वहाँ से निकाल लिया गया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये जो ड्रोन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, वो पाकिस्तान की साइड से यहाँ पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं वहाँ उनकी साइड से यहाँ पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। अब जो ये ड्रोन्स हैं इसका इस्तेमाल हम लोग देखो ऐसा तो यहाँ पे पाकिस्तान ने किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से भी किया जा सकता है। देखो कॉम्बैट यूज़ के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है पैकेज डिलीवरी करने के लिए, एग्रीकल्चर सिस्टम में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और एनवायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के टाइम पर इंडिया वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं इसके रिगार्डिंग। अब जो ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं
एक तरीके से इनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरीज को अंदर डिवाइड किया है उनके वेट के हिसाब से। एक तो होता है नैनो ड्रोन, जो एक होता है नैनो ड्रोन जिनका जो वेट होता है वो 250 ग्राम से भी कम होता है या फिर उसके बराबर होता है। और माइक्रो होते हैं लगभग 250 ग्राम से 2 किलो के बीच में। और जो स्मॉल होते हैं वो 2 किलो से 25 किलो के बीच में। जो मीडियम ड्रोन्स होते हैं वो 25 किलो से 150 किलो के बीच में। और लार्ज ड्रोन्स जो होते हैं वो 150 किलो से भी ज़्यादा वेट के होते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर इसी आर्टिकल का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है एनएसजी। अब ये टॉपिक आपका इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो वहाँ से आप लोग इसको ईजिली रिलेट कर पाओगे क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो ये एनएसजी है ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है जिसको लाया गया था 1986 में। काउंटर टेररिज्म से मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि आतंकवाद को टैकल करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया था। एक एक्ट पास किया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986, उसी के थ्रू यहाँ पर इस बॉडी को लाया गया। इस बॉडी को लाने के पीछे का आइडिया यही था। आप कह सकते हो कि पहली बात यहाँ पर लाया कब गया, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिला। देन उसके बाद और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, जैसे कि अक्षरधाम में टेम्पल अटैक हुआ था। ठीक है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एनएसजी को लेकर आया गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो एनएसजी है ये ऑपरेट करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में, तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये ऑपरेट करता हुआ नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं इसी ग्रुप के अंदर। आप कह सकते हो 2 ग्रुप्स और हैं, वो है स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा है स्पेशल रेंजर ग्रुप। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, एक है एसएजी और एक है एसआरजी। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें कौन कौन होता है, एसजी के अंदर आपको आर्मी पर्सनल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एसआरजी के अंदर आपको यहाँ पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हेड होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, उसको एक डायरेक्टर जनरल का दर्जा दिया जाता है और उसको सेलेक्ट करता है या फिर जो भी अपॉइंट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो एनएसजी है इसका मेन मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सुरक्षा को यहाँ पर इन्होंने एकदम प्रायोरिटी पर रख रखा है और इसी को लेकर ये लोग वर्क करते हुए नजर आते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, टेररिज्म वगैरह को काउंटर करने के लिए बेसिकली इसको लाया गया था। और आज के टाइम पर जो ये एनएसजी है इन गार्ड्स को ट्रेन किया जाता है कि ये काउंटर टेररिज्म टास्क को एक तरीके से पूरी तरह से इसके खिलाफ जो है और एक्सपर्ट हो जाएं और हाईजैकिंग वगैरह को अच्छी तरीके से काउंटर कर सकें। और भी चीज़ों के लिए इनको ट्रेन वगैरह भी किया जा सकता है। ठीक है, जाता है बेसिकली। और जो ये एनएसजी पर्सनल है इनको हम लोग आप कह सकते हो मीडिया में ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। और इनके जो ऑपरेशंस है वो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में जो ऑपरेशंस हुए हैं, हाल ही तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत टाइम हो गया है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर था, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन अश्वमेध था, तो एक तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन थंडरबोल्ट। तो ये सारे ऑपरेशंस हुए हैं जो कि एनएसजी ने कंडक्ट करवाए, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी आर्टिकल से वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये आपका जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो और वहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, साथ ही साथ लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको एक तरीके से लाया गया था एनआईए एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग में। अब जो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये क्या काम करती है, जांच पड़ताल का, इन्वेस्टिगेशन करती है। उसी के साथ में जो भी ऑफेंसेस होते हैं, आप कह सकते हो कि कौन से ऑफेंसेस को देखती है कि जो भी इंडिया के सॉवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ यहाँ पे जो भी क्राइम होता है उसको यहाँ पे हैंडल करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, उसी के साथ आप कह सकते हो इंडियन करेंसी को लेकर स्मगलिंग वगैरह होती है उसको भी यहाँ पर टैकल करता हुआ नजर आता है। देन उसके बाद यहाँ पे एनआईए का मेन ऑब्जेक्टिव है जो टेरर होता है यानी कि आतंकवाद होता है उसको टैकल करना, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव एनएसजी का भी है। उसी वजह से ये दोनों बॉडी आज के टाइम पर जम्मू इंडियन एयरफोर्स बेस पर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे अटैक हुआ है। हेडक्वार्टर्स जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे इसके ऑफिसेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और एनआईए के बारे में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा एक चैप्टर है पॉलिटी में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए।
नाउ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की नीड क्या थी, ज़रूरत क्या थी? तो बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि जो टेररिज्म वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। स्मगलिंग हो रही थी, आर्म्स की जो वेपन्स है उनकी स्मगलिंग हो रही थी, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, और फेक इंडियन करेंसी सर्कुलेट हो रहा था। तो इन सब को टैकल करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि इनका अपना स्पेशल कोड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जो मुद्दा वहाँ पर ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर साल 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो बिल पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस अमेंडमेंट के थ्रू आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारे जो केसेस हैं वो एनआईए के हाथ में आ गए। मतलब कि अभी ये टेररिज्म वगैरह को काउंटर करने के लिए वर्क करता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे ही अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे टाइप के और केसेस एनआईए को दे दिए गए, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स करके, मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स। ठीक है, यानी कि अब अगर हम लोगों ने कोई भी वेपन ऐसा है जिसको आप कह सकते हो बैन कर रखा है, इसको नहीं बनाया जा सकता, अगर कोई बना रहा है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेप्स उठाता है। साथ ही साथ जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट होते हैं, इसके अंडर में जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो एनआईए देखता है। साइबर टेररिज्म और ही बहुत सारे यहाँ पे जो केसेस है वो इसके अंदर दे दिए गए थे। एक अमेंडमेंट हुआ था साल 2019 में, उसके बाद यहाँ पे तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को अपने स्टैटिक पार्ट में देखने को मिलेगी। जब आप वो पढ़ोगे तो आप ईजिली जो है वहाँ पर वो सारी चीज़ें समझ पाओगे। अब एनआईए के अंदर एक आप कह सकते हो स्पेशल कोर्ट वगैरह है, यहाँ पर जज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, बराबर में आप देख पाओगे एक आर्टिकल दे रखा है जिसमें यहाँ पे बोला गया है, सरकार ने अनवील करा है, सरकार ने बताया है कि लगभग 6.28 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर ये कोविड से जो एक तरीके से रिकवरी के लिए लगाने जाने वाले हैं। ये सेकंड कोविड वेव के बाद यहाँ पे जो भी एकदम डिजास्टर क्रिएट हुआ है उसको रिकवर करने के लिए पैसा लगाया जाएगा। और यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख पाओगे अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये अमाउंट देने की बात करी गई है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में 50,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और जगह पर जैसे कि इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा कम रहने वाला है, रोक दिया जाएगा 7.95% से। उसके बाद जो है 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल पर्सनल के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख पाओगे क्या हेडिंग दी है इन्होंने, हेडिंग ये दी है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बाम है किसके लिए, कोविड हिट सेक्टर्स के लिए। कोविड की वजह से जो भी सेक्टर्स काफ़ी बुरी तरीके से हिट हुए हैं उनको ये कहीं ना कहीं फंड प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको बढ़ाया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का करा जा रहा है। उसके बाद 60,000 करोड़ रुपए का जो ये लोन गारंटी है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। 25 लाख स्मॉल जो बोरोवर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक तरीके से ये एक चीप लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पे वर्क होने वाला है। जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह है वो भी यहाँ पर फर्स्ट 5 लाख विजिटर्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है जिस तरीके से हम लोग इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अभी फिलहाल इसमें कुछ इतना काम का नहीं है, लेकिन आप लोग एक आइडिया रख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा कल या परसों में। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, एक आर्टिकल ये बोलता है कि एक ऑक्सफोर्ड की स्टडी कंडक्ट करवाई गई है और उस स्टडी ने ये बताया है कि आप लोग क्या कर सकते हो। जैसे वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन के 2 डोजेज लग रहे हैं, उन दोनों वैक्सीन के जो डोजेज के बीच में जो गैप है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो। 10 महीने का जो ये डोजेज गैप है ये एंटीबॉडीज़ को बूस्टअप कर सकता है। मतलब कि 44 से 45 जो सप्ताह है उसका गैप करो। इतना गैप करने के बाद जो ये एंटीबॉडी है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। अब यहाँ पे एंटीबॉडी हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो बेसिकली होती क्या है, एंटीबॉडी बेसिकली एक यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन होता है, वाई शेप प्रोटीन होता है, ये प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा सेल्स के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और जो है इसका काम ये है, आप कह सकते हो कि ये यूज़ किया जाता है इम्यून सिस्टम के द्वारा और साथ ही साथ जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उसको मारने में मदद करता है। तभी तो हम कहते हैं कि हाँ बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना है। तो ये वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती हैं। देन उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो एंटीबॉडी डेवलप होंगी तो वो वायरस बैक्टीरिया से लड़ पाएगा जो भी हमारे बॉडी के अंदर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही थी कि जो अगर हम लोग टाइम गैप को इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे जो है हो सकता है एंटीबॉडी ज़्यादा बूस्टअप हो जाए। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक लेपर्ड की जान चली गई है रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, अब जो ये लेपर्ड की जान गई है ये कहाँ पर, असोला भट्टी सेंचुरी के पास में यहाँ पर जान गई है। नाउ हमारी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई है, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं।
लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि मैंने अभी सारे नोट्स डिस्कस किए थे, NIA, NSA, ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस करी थी, अभी नीचे आपको सारे नोट्स दिख रहे थे, वो PDF में पिन कर दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनके PDF में वो नोट्स ओपन नहीं होता है, तो उनको क्या करना है, दूसरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। वो है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स करके, आपको ये चैनल मिल जाएगा, ब्रैकेट में नोट्स लिखा है, इसको ज्वाइन कर लेना। वो सारे नोट्स आपको यहाँ पर भी मिले हुए हैं, ठीक है, सारे नोट्स आपको ये एग्जैक्टली यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब फिलहाल हम लोग क्या डिस्कस करने आए थे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने आए थे जो है भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, इसको हम लोग बात करते हैं। देख पाओगे सारे नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको देखने को मिलेगी लगभग 32.71 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और एक आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, सरिस्का, एक सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में, ठीक है, राजस्थान के अंदर अलवर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से चलते चलते यहाँ पर ये पास होता है मेवात, गुड़गांव और फरीदाबाद इन हरियाणा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैप में देख पाओगे, ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कुछ इको सेंसिटिव जोन वगैरह को लेकर बातचीत करी गई थी, पिछले साल का आर्टिकल था, फिलहाल यहाँ पे ये न्यूज़ में था असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, ठीक है, अलवर से शुरू होता है ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बट यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अभी हाईलाइट नहीं किया बट मुझे याद आ गया ये कि ये डिस्कस करना है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसने यहाँ पे एक तरीके से मांग करी है कि जो नंबी नारायण जी हैं, इनका स्टेटमेंट दिया जाए, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा समझना है हमें आज। ये टाइम छोड़ो, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, आज क्या बोला गया, ये छोड़ो, ये मुद्दा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने काफ़ी बार समझाया है, इसरो का स्पाई केस, इसको हम लोग बोलते हैं इसरो जासूसी कांड 1994। और जो ये जासूसी कांड है, इसमें जो ये नंबी नारायण जी हैं, इनको एक तरीके से फालतू में फंसा दिया गया था। नंबी नारायण जी का आप यहाँ पे पिक्चर देख पाओगे, और इनके ऊपर अभी एक मूवी भी बन रही है, ठीक है, जो आर माधवन लीड कर रहा है उस मूवी में। अब यहाँ पे जो 1994 में केस स्टार्ट होता है, हुआ क्या था, नंबी नारायण जी एक इसरो के साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हम लोग यूएसए से वो टेक्नोलॉजी रशिया से वो टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे थे, ठीक है। यूएसए उससे चुड़ा हुआ था, क्योंकि यूएसए वही टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा पैसे में दे रहा था, रशिया हमें कम पैसे में दे रहा था। लेकिन यूएसए नहीं चाहता था कि रशिया हम लोगों को ये टेक्नोलॉजी दे और इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आए, तो उसी की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रच रहा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये नंबी नारायण जी हैं, इनको एक तरीके से इस मामले में फंसा दिया गया। यहाँ पर बोला गया कि ये देख पाओगे कि इन नंबी नारायण जी के आपका ऊपर, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए। एक वेमेन थी, और एक वेमेन है मालदीव से बिलोंग करने वाली, उसको थिरुवनंतपुरम में अरेस्ट किया गया, और उसके पास कुछ मैप वगैरह देखने को मिले थे, कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे इस आपका सकते रॉकेट के, कोई रॉकेट के ऊपर काम चल रहा था, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने को मिल गए थे उसके पास। और जब से पूछा गया तो उसने बोला कि मैं बेचने जा रही हूँ पाकिस्तान में, और मुझे दिया है इन पर्सनैलिटी ने, नंबी नारायण जी ने वो मुझे स्ट्रक्चर सारे दिए हैं। मतलब कि बोला ये जा रहा था इनडायरेक्टली कि नंबी नारायण जी जो है हमारे जितने भी सीक्रेट्स हैं इसरो के, वो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और ये सब चीज़ें गलत थी, जैसे जैसे आगे प्रूव हुआ वो सारी चीज़ें गलत होती गई, और पूरी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल बैठाई गई। और आप कह सकते हो इनको काफ़ी टाइम के तक जेल हुई, इनको बहुत मारा पीटा गया, और इससे हम लोग 14-15 साल बहुत पीछे चले गए, क्योंकि हमें जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी उस समय मिलनी थी वो हमें उस समय मिली नहीं, ठीक है। फिर रशिया ने भी नहीं दी, फिर हमने खुद डेवलप करी है, और काफ़ी लंबे समय बाद हमने उसको डेवलप कराए। देन उसके बाद काफ़ी समय हो चुका था, और उससे हम लोग 14-15 साल भी पीछे चले गए, हमारा इसरो भी काफ़ी पीछे चला गया, ठीक है। तो ये सब मुद्दा उठा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये देख पाओगे पिक्चर मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम पे फ़ायदा ये है, आप लोग पिक्चर वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। तो 1994 में केस स्टार्ट हुआ, फिर नवंबर 1994 में पहुंचा, 1995 में आया, ठीक है, उनको बेल पर रिलीज़ किया गया। सीबीआई ने एक रिपोर्ट सबमिट करी, फिर उसके बाद आने वाले टाइम पे ये पता लगाया कि हाँ इनके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस हैं ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर ये निर्दोष हैं। देन उसके बाद इनको कंपनसेशन दिया गया 1 लाख रुपये का, इस तरीके से 1 करोड़ रुपये का यहाँ पे कंपनसेशन दिया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब फिलहाल क्या है, अब जिन पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट किया था, मतलब उन्होंने इनको खूब मारा भी था, अब यहाँ पे उन पुलिस वालों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जारी है, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई डेफिनेटली चलेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बिना जांच पड़ताल करे यहाँ पे सारे स्टेप्स उठाए थे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, डिटेल वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा इस इसरो केस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एडिटोरियल को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, जैसा हम लोग करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग अपने शॉर्ट आर्टिकल
आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक और नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि पी मिसाइल। अग्नि पी का मतलब है अग्नि प्राइम मिसाइल। तो आपको मालूम होगा डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल से निकल कर आएगा डीआरडीओ, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम है, दूसरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अग्नि प्राइम मिसाइल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मिसाइल्स कितने टाइप की होती हैं, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये देखनी है जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के बारे में तो यहाँ पे कुछ पुट डाउन करना भूल ही गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग जो है डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड बस। तो ये जो डीआरडीओ के बारे में आपको दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाले चैनल पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। फिलहाल मैं पीडीएफ में भी पिन कर दूंगा इसको। तो डीआरडीओ क्या है, काफ़ी बार मैंने आपको ये नोट्स दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेट ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। इसके जो चेयरमैन है वो आपको डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे। डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। पहले यहाँ पर 2-3 लेबोरेटरी हुआ करती थी, उन सबको कंबाइन करके डीआरडीओ बनाया गया था। जैसे कि आप कह सकते हो टीडीई यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को कंबाइन किया, डीटीडीपी को और डीएसओ को कंबाइन करने के बाद यहाँ पर एक बॉडी बना दी गई। अब पहले तो डीआरडीओ ने 10 लेबोरेटरी से शुरुआत करी थी, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर 52 लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग सेक्टर में वर्क कर रही हैं। और मतलब कि डीआरडीओ कर क्या रहा है, प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है किसका, एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल्स वगैरह बना रहा है, इनकी टेस्टिंग वगैरह करता हुआ नजर आएगा। डीआरडीओ में आज के टाइम पर 5000 साइंटिस्ट हैं और 25000 ऐसे लोग हैं जो कि इन साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ये प्रोडक्शन करता हुआ आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में आपको तो ध्यान रखना है। वाह, मैंने व्हाट्सअप ही ओपन कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना, इसी पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। पी साईनाथ सेलेक्टेड फॉर 2021 फुकुओका ग्रैंड प्राइज़। अब जो ये फुकुओका ग्रैंड प्राइज़ है इसके लिए हमारे एक काफ़ी पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ जी, जिनका पिक्चर आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हो, इनको सेलेक्ट किया गया है। और 3 बेसिकली रेसिपिएंट्स हैं, 3 लोगों को ये प्राइज़ दिया जाएगा साल 2021 के लिए। उसमें से एक पर्सन ये भी हैं जो कि इंडिया को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारे लोग भी हैं जो कि बाकी 2 लोग भी हैं जिनको ये प्राइज़ दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब देखो 2 का नाम यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो फुकुओका प्राइज़ है ये दिया जाता है हर साल और अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग अभी तक बात करें तो 115 लोगों को 28 कंट्री से अभी तक ये प्राइज़ दे दिया गया है। और पिछले 30 साल में इसमें एक आप रामचंद्र गुहा जी भी हैं जिन्होंने यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस आफ्टर गांधी करके लिखी है, ठीक है, कुछ ऐसी, हाँ कुछ ऐसा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ कुछ ऐसी बुक है। तो काफ़ी सारी बुक लिखी हैं आरसी गुहा साहब ने, तो उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं ये फुकुओका प्राइज़। तो अभी के लिए 2021 के लिए पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट हैं, इनको मिलने वाला है। ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये जो इस साल की अवार्ड सेरेमनी है ये होगी 29 सितंबर को, तो उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, स्मॉल सिविलियन ड्रोन्स पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट। ऐसा यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बोला है कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे सिविलियन ड्रोन्स हैं इनसे जो है एक आप कह सकते हो थ्रेट सा, खतरा सा पैदा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ये ड्रोन्स के थ्रू अटैक हुआ है जम्मू में, उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या हो सकता है। अभी के लिए हमारे पास ये कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पहली बार यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ था। बट इसको टैकल करने के लिए हम लोग को अपने डिफेंस सिस्टम में थोड़ी बहुत चीज़ें और इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जैसे कि इजराइल से हम लोग उसका आयरन डोम सिस्टम खरीद सकते हैं, ठीक है। इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो कि हवा में ही जितने भी ड्रोन्स हो गए या फिर मिसाइल्स हो गए उड़ा देता है। तो ऐसा सिस्टम हम लोग खरीद सकते हैं ताकि इन चीज़ों से हम लोग टैकल कर सकें, और ऐसी ज़रूरत भी है। देन उसके बाद आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि इंडिया के अंदर आपको 40,845 केसेस देखने को मिलेंगे म्यूकर माइकोसिस के। और ऐसा हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा बताया गया। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो जो म्यूकर माइकोसिस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक टाइम पे काफ़ी कम था लेकिन आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है हमारे एग्जाम के लिए ये म्यूकर माइकोसिस अकेला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आर्टिकल में। और म्यूकर माइकोसिस है क्या, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा जो कि फंजाई वगैरह के थ्रू होगा, और ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, ईयर, नोज़, थ्रोट और माउथ को भी बुरी तरह से अफेक्ट कर देता है।
और आपको ध्यान रखना है और ही बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं इस इन्फेक्शन की वजह से। उसकी वजह से अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये ओल्ड डिजीज़ है, यानी कि कोई नई बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोई नई बीमारी हो, ये बहुत पुरानी बीमारी है और इसके रिगार्डिंग हमारे पास मेडिसिन वगैरह भी सब कुछ देखने को मिल जाएगी। और आंखों को भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इस पूरे का म्यूकरमाइकोसिस का। जो आइज़ वगैरह है उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, रेडिश कलर की सारी आइज़ हो जाती हैं। अब इस डिजीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हैं? पहला कॉज ये है डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि जो डायबिटीज़ है वो भी एक सबसे बड़ा कॉज है इस डिजीज़ का। जो डायबिटीज़ वाले पर्सन है, डायबिटिक पर्सन है, उनके अंदर म्यूकरमाइकोसिस सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर कोविड-19 वाले पेशेंट्स के अंदर ये म्यूकरमाइकोसिस काफ़ी तेज़ी से फैला था। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे स्टीरॉइड्स दिए गए और स्टीरॉइड्स की वजह से उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा। ग्लूकोज लेवल बढ़ा मतलब वही डायबिटिक वाली सिचुएशन। देन उसके बाद वहाँ पर उनके अंदर ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखने को मिल गए। सिम्टम्स की बात करें तो नोज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसी के साथ जो है स्किन का कलर एक तरह डिसकलर हो जाता है बेसिकली। और उसके बाद आँखों में स्वेलिंग वगैरह भी होने लगती है और फेशियल पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जाती है, आपको दिखाई नहीं देता सही से। तो यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये सारे लक्षण हैं म्यूकरमाइकोसिस के। ट्रीटमेंट क्या है? तो बिल्कुल ट्रीटमेंट है इसका, तो आपको ध्यान रखना है। एम्फोटेरिसिन बी करके यहाँ पर एक ड्रग है जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है और ये ट्रीट करता है म्यूकरमाइकोसिस को। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो स्टीरॉइड्स वगैरह का कम इस्तेमाल करना होता है इसको ट्रीट करने के लिए। और उसके बाद कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं हम लोग। आपने सुना होगा प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो यही है कि आप लोग पहले से ही कुछ स्टेप्स लेकर चलोगे तो ये म्यूकरमाइकोसिस आपको पकड़ेगा ही नहीं। जैसे कि अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको पूरी तरह से आपको मॉनिटर करके रखना है और पूरा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये शुगर लेवल को वालों को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। और जैसे ही आप लोग शुरुआत में आपको म्यूकरमाइकोसिस के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर उसको आपको शुरुआत में ही इसके लिए इलाज करवाना पड़ेगा। शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाना है, तभी आप लोग इसको जल्दी से लड़ पाओगे इससे। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस पेज पर कोई आर्टिकल इतना दिखेगा नहीं। आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दी है एक तरीके से ईरान बैक्ड मिलिशियाज के ऊपर। अब जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज का मतलब यह है सीरिया और इराक के बॉर्डर पर ईरान जो है काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करता है, बहुत सारे मिलिशियाज है जिनको सपोर्ट करता है, तो उनके ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक करी है। ठीक है, अब मैं आपको एक मैप में दिखाता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर पाओ वो क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर आप लोग ये वाला मैप देखो। यहाँ पर ये क्या है, ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट वाला। अब यहाँ पे आपको इराक देखने को मिलेगा, इराक के बाद इधर आपको यहाँ पे सीरिया देखने को मिलेगा। सीरिया और इराक का बॉर्डर यहीं पर है। अब ये वाला जो बॉर्डर है ना, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा एयर स्ट्राइक हुई है। ये किसने करी है? यूएस ने करवाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूएस के भी आप लोग बेसिस देख पाओगे और यूएस के बेसिस को यहाँ पर खतरा है। ये सब क्या है मुद्दा, इसको हम लोग समझते हैं। यूएस ने एयर स्ट्राइक क्यों करी है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक हिंट दिया, वो हिंट ये है कि जो रीजन मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पर यूएस के बहुत सारे बेसिस हैं और यूएस के बेसिस के ऊपर लगातार ये जो आप कह सकते हो कि ईरान बैक्ड मिलिशियाज से अटैक कर रहे थे, लगातार अटैक कर रहे थे, ड्रोन के माध्यम से अटैक कर रहे थे। नाउ यूएसए ने एक बार में यहाँ पर अटैक करके बता दिया है कि हाँ यूएसए कमज़ोर है क्या जो इस तरीके से अटैक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैपिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, तो आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इराक सीरिया बॉर्डर के ऊपर जो भी अटैक हुआ है वो हुआ है इन रिस्पॉन्स टू ड्रोन एजॉल्ट्स। ठीक है, जो ये ड्रोन एजॉल्ट किया गया था इनके द्वारा, उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर ये अटैक हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, यूक्रेन यूएस ने मिलकर लॉन्च कर दिया है ब्लैक सी ड्रिल्स। यहाँ पे ये ब्लैक सी के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हैं और यूक्रेन और यूएस मिलकर इसको एक तरीके से करने वाले हैं और भी इसके अंदर कंट्रीज इंक्लूड होंगी। और आपको ध्यान देना है, अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था बीच में, इसी ब्लैक सी एक बार और चर्चा में था, क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है HMS डिफेंडर, ये यहाँ से जा रहा था। ठीक है, रशिया वाले रीजन से, जो कि क्रीमिया वाला रीजन है जिसको रशिया ने हथियार रखा है, उस रीजन से पास हो रहा था और वहाँ पर रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो उस वजह से भी ब्लैक सी न्यूज़ में था। तो पहली बात हम लोग इस लोकेशन को देखते हैं, ब्लैक सी को। अगेन एक इंपॉर्टेंट लोकेशन ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसको भी देख लो। यहाँ पर आपको तुर्की देखने को मिलेगा, इधर जॉर्जिया, ऊपर रशिया, ऊपर यूक्रेन, देन उसके बाद मोल्दोवा, इधर रोमानिया, इधर बुल्गारिया। ठीक है, ये सारी हो गए हैं ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़। देन उसके बाद यहाँ पर
आपको देखना है कि इन कंट्रीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ये आपको सी ऑफ एजोव देखने को मिलेगा, इधर सी ऑफ मरमरा देखने को मिल जाएगा। सी ऑफ मरमरा पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सी ऑफ मरमरा से जब इधर निकल कर आओगे देन उसके बाद यहाँ पर एगियन सी भी देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको तुर्की से नीचे मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि लोकेशन है बेसिकली, इसको आपको हमेशा देखते रहना है ताकि आप लोग जो है मैपिंग में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर जो ये सी ब्रीज ड्रिल्स है, यहाँ पर ये लगभग 21 बार हो चुका है, लगभग 1997 से बोला जा रहा है। ये ब्रीज ड्रिल्स 21 बार हो चुका है और इसके अंदर लगभग 5000 मिलिट्री इन्वॉल्व होंगे और भी बहुत सारी कंट्रीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाली है इस ड्रिल के अंदर। अब जो ये सी ड्रिलिंग के बारे में डिस्कशन हो गया, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हो गई वो आपको देख लेनी है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई गई है जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर आपको याद भी होगा। बोला गया है कि रशिया ने क्या करा था, क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया था। आपको मालूम होगा क्रीमिया वाला पार्ट था वो यूक्रेन का था, लेकिन रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, एक तरीके से उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और उस 2014 में फिर उसके बाद से रशिया को एक तरीके से G8 कंट्री से भी बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद वो G7 कंट्री बना था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इराक, इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर एक समिट होल्ड करी है और यहाँ इस समिट के अंदर इन लोगों ने डिस्कस किया कि ये लोग अपने किस तरीके से टाइज़ को, खासकर सिक्योरिटी, एनर्जी और ट्रेड रिलेशंस को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे लेकर चल सकते हैं। तो बेसिकली इसको आप लोग एक ट्राइपर्टाइट समिट बोल सकते हो। ट्राइपर्टाइट मतलब इसके अंदर 3 कंट्रीज़ थी और इनके बीच में यह समिट हुआ है। तो 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी? इराक था, जॉर्डन था और इजिप्ट था। तो यहाँ पे आपको देख पाओगे इराक यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, जॉर्डन इधर देखने को मिल जाएगा। दर उसके बाद यहाँ पर जो इजिप्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इजिप्ट के पास में यहाँ पर सुएज़ कैनाल भी है और सुएज़ कैनाल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सीरिया के बराबर में लेबनान आपको देखने को मिल जाएगा। लेबनान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है सेकंड बिगेस्ट डैम जो है उसने स्टार्ट कर दिया है पावर को जनरेट करना, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। अब जो यहाँ पर फर्स्ट 2 जनरेटिंग यूनिट्स है, दुनिया का जो सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये है चाइना के साउथ वेस्टर्न रीजन के अंदर यहाँ पे देखने को मिला है। नाम इसका शायद दिया गया है ये बाइथन डैम, शायद यही है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़े आर्टिकल में तब्दील होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नौ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। जो पहले दोनों एडिटोरियल हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये बात करते हैं सेडिशन को लेकर। सेडिशन का मतलब क्या है? राजद्रोह है, तो उसी को लेकर चर्चा करी जा रही है। इस आर्टिकल में ऑथर बोलते हैं कि जो ये सेडिशन है, ये जो सेडिशन का लॉ है ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेकार है, इसका कोई काम भी नहीं था और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसी आर्टिकल में भी यही बोला गया है कि हाँ इसका एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो ये सेडिशन लॉ है यहाँ पर एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ ये सेडिशन क्या होता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं यह मुद्दा क्या उठा है। मुद्दा यह है, आपको मालूम होगा कि हमने डिस्कस भी किया था, लक्षद्वीप की एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है आयशा सुल्तान। अब इन्होंने क्या करा, पोस्ट कर दिया, इन्होंने यहाँ पे पोस्ट करके ये बोल दिया कि ये जो कोविड फैल रहा है लक्षद्वीप के अंदर, आपको मालूम होगा क्या सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, लोग जो है पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर को हटा दिया जाए, जो प्रफुल्ला के पटेल साहब है उनको हटा दिया जाए पूरी तरह से। क्योंकि उनका कहना यह है कि एक टाइम ऐसा था जब लक्षद्वीप के अंदर कोई केसेस नहीं थे, लक्षद्वीप कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन आज के टाइम पर लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे कोविड के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 100 से ऊपर डेली बेसिस पर केसेस निकल कर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने के बाद जो लक्षद्वीप की फिल्म मेकर हैं आयशा सुल्तान, इन्होंने क्या करा, एक कमेंट कर दिया। इन्होंने कमेंट ये करा कि जो ये कोविड-19 है ये सरकार का बायो वेपन है। अब बायो वेपन बोल दिया गया और एक ये सबसे बड़ा स्टेप यहाँ पर यही कह सकते हो उनके द्वारा करा गया। और फिर इनके ऊपर जो आयशा सुल्तान है इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए, उस वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। बायो वेपन का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो ये देख लो, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को, ठीक है, जानबूझकर एकदम जनरेट करके, जानबूझ के बिल्ड करके उसको फैला देना, उसको स्प्रेड आउट कर देना, तो उसको हम लोग एक बायो वेपन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करना एक वेपन के तौर पर, तो वो बायो वेपन कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन पर दुनिया भर की जो नज़र है वो चाइना के ऊपर है कि हाँ भाई ऐसा काम चाइना कर सकता है, चाइना की लैब से ये वायरस लीक हुआ है, वहीं पर जो है सभी लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ सकता है, ऐसा देखने को मिला। और उसी की वजह से ये जो आयशा सुल्तान है इनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, राजद्रोह के चार्जेस लगाए गए।
एक देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब जो ये चार्जेस हैं सेडिशन वाले, ये आपको सेक्शन 124A इन द आईपीसी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो आपको पता चल गया ये करंट अफेयर के अंदर मेन मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है सेडिशन लॉ। ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर 2 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके यूपीएससी सिलेबस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि issues arising out of design implementation of policies, government policies and interventions, fundamental rights, judgment and cases, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सेडिशन लॉ का इतिहास देखें तो इसको लाया गया था, लगभग इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, और यहाँ पर इंग्लैंड के लॉ मेकर्स के थ्रू यहाँ पे लाया गया। और उसके बाद आपको मालूम है कि ये जो 1873 के अंदर जो थॉमस मैकॉले, इनके द्वारा एक तरीके से ये ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया। देन उसके बाद इसको वापस से इनेक्ट किया गया 1860 के अंदर, इसको इंडियन पीनल कोड के अंदर दर्ज कर दिया गया इस सेडिशन के चार्जेस को। आज के टाइम पर जो सेक्शन 124A है, इसको इंसर्ट किया गया था 1870 के अंदर, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। तो इसका इतिहास है। लेकिन हम लोग आज के टाइम पर, आज के दौर में देखें तो ये जो सेडिशन है बेसिकली एक क्राइम है, एक राजद्रोह, एक क्राइम है अंडर द सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब जो ये 124A आईपीसी है, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि सेडिशन एक क्राइम है अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ड से, देखिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल मेंशन है, अ पर्सन बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन, ठीक है, बोलकर, लिखकर, साइन कर कर या फिर अपना एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर अगर कुछ यहाँ पे क्राइम करता है या फिर सरकार के खिलाफ हैट्रेड फैलाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ अपनी हैट्रेड दिखाता है, तो वो सारे केसेस जो हैं सेडिशन के अंडर में चार्ज करे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से डिसअफेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है, और मतलब आप कह सकते हो कि ये भी बोला गया कि देखो जो लीगल चीज़ है उसी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाएगा, उसी के ऊपर स्टेप उठाया जाएगा, जो बिल्कुल सही बात है उसी के ऊपर यहाँ पर हम लोग ये चार्जेस लगा सकते हैं। अगर ऐसा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने वाकई में ये काम किया है और लोग जो है उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो चीज़ बिल्कुल सही है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये चार्जेस नहीं लग सकते, आपको ध्यान देना है। और ये जो सेडिशन के जिसके ऊपर भी चार्जेस लगते हैं उसको पनिशमेंट भी मिलती है। बेसिकली ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ये जो पनिशमेंट है ये आपको सेक्शन 124 के अंडर में देखने को मिलेंगे। लगभग 3 साल की जेल हो सकती है, उससे 3 साल की बढ़ाकर उम्र कैद की जेल भी हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे फाइन भी लग सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और कोई भी पर्सन को यहाँ पर इस लॉ के अंदर चार्ज किया जाएगा तो फिर उसके पास अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह होगी तो वहाँ से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ और क्या होगा, जैसे कि उस व्यक्ति को हमारी कंट्री के अंदर बिना पासपोर्ट वगैरह के भी रहना होगा, जिसके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। तो इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है जो ये लॉ है, एक जो कानून है सेडिशन का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक केस हुआ था ये आयशा सुल्तान वाला, दूसरा केस हुआ है विनोद दुआ वाला। विनोद दुआ ने एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी यहाँ पर बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इन्होंने बोला जो सरकार है वो आज के टाइम पर कोविड से नहीं लड़ पा रही है, कोविड को सही से टैकल नहीं कर पा रही है, और इनके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेडिशन वाला केस है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको याद रखना है, केदारनाथ सिंह का जो केस हुआ था 1962 में, तभी से यहाँ पर ये सेडिशन वाले चार्जेस जो हैं आप कह सकते हो एक तरीके से लॉ में ज़्यादातर देखने को मिले हैं। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है 124 ऑफ द आईपीसी, ये क्या है सेडिशन, ये सब कुछ हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है। इशू है ये डिसअफेक्शन को लेकर। अब जो ये सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड का है, ये बताता है कि जो सेडिशन है बेसिकली यहाँ पर ये कोई बोलकर, लिखकर, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेशन देकर, साइन कर कर, देखो अभी मैंने वो सारी चीज़ें बताई है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड हैं, जो कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली तो जा रही हैं, लेकिन ऑथर का कहना ये है कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि डिसअफेक्शन के अंदर आपने डिसलॉयल्टी को भी इंक्लूड कर रखा है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोल रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शंस के रिगार्डिंग, जो कि यहाँ पर गलत तरीके से एक्सप्लेन करे गए हैं। एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ आप कह सकते हो कि हैट्रेड फैलाना। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब कहीं ना कहीं लिंक, आप कह सकते हो कहीं से भी लिंक नहीं करती हैं, जो कि इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रीडम टू हम लोग हमारा पूरी तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं वॉल्यूशन होता है, इस सेडिशन लॉ है। तो इस वजह से ऑथर ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है।
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लक्षद्वीप वाला दिया है, और लक्षद्वीप वाला एग्जाम्पल अभी जो केस हुआ है वो मैंने अभी आपको बताया दिया है, क्या चल रहा था वहाँ पे आयशा सुल्तान वाला केस अभी मैंने आपको बताया है। नाउ जो ये लॉ ऑफ सेडिशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं हटाया गया। देखो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देना चाहिए था, क्योंकि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को वायलेट करता है। और आर्टिकल 19 हमारा डिस्कस करता है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास बोलने का पूरा हक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये सेडिशन के अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर सरकार ये सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देना चाहिए था। ग्रेट आयरनी आपको ये देखने को मिलेगी, जिन लोगों ने लॉ ये इंक्लूड किया है, ये लॉ कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स लेकर आए इंडिया के अंदर, ताकि जो इंडियन लोग हैं उनको टैकल करना है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स लेकर आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, अपने यहाँ से इस पूरे लॉ को, सेडिशन को हटा दिया उन्होंने लॉ से। लेकिन इंडिया के अंदर आपको ये लॉ अभी भी देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इसको हटाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे हमारे ऑथर बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, और जो चीज़ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगी इससे बिल्कुल भी ये सही नहीं रहेगा। देन उसके बाद इनके द्वारा ये भी मेंशन किया गया कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर लोगों के पास हक है पूरा अपना मुद्दा उठाने का। अगर हमारे पास किसी प्रति, अगर सरकार के प्रति हम लोग किसी चीज़ से नाखुश है, तो उस चीज़ को हम लोग रखेंगे, डेफिनेटली हम लोग उस चीज़ को रख सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग कुछ बोलते हो तो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत बात देखने को मिलती है, अगर गवर्नमेंट के प्रति यहाँ पे कोई हेट्रेड दिखा देता है तो। सही मुद्दा होता है, अगर उसके ऊपर भी कोई बातचीत करी जाती है तो भी यहाँ पे उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। और इस टाइप के केसेस इतिहास में भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि आज के टाइम पर हम लोगों को एक बहुत बड़ी बेंच बैठानी चाहिए, एंड देन उसके बाद इस पूरे के पूरे केस को रिव्यू करना चाहिए, और जो है सेडिशन के ये भी जो भी है इसका कुछ ना तो कुछ करना चाहिए, वरना इसका मिसयूज़ ऐसे ही होता रहेगा जिस तरीके से इसका मिसयूज़ लगातार हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वॉर ऑफ वर्ड्स करके दे रखा है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, इसमें कुछ भी नहीं है। कि यहाँ पे ट्विटर और इंडिया को लेकर जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उसी के बारे में चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रही है जो आईटी रूल्स हम लोग लेकर आए हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, उन सारे रूल्स को ट्विटर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे देखने को मिलती है। और अभी आपको मालूम होगा ट्विटर के साथ इंडिया के बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब, इनका अकाउंट भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया था, और बोला यह गया कि इनका अकाउंट जो ब्लॉक किया गया है वो है कॉपीराइट वायलेशन की वजह से। ये सारी चीज़ें बोली गई। और अभी आपको मालूम होगा एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि हिंदू ने कवर करी नहीं है अभी, तो ट्विटर ने गलत मैप भी दिखाया है इंडिया का। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ट्विटर बार बार यहाँ पर डिस्प्यूट में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में एक छोटा सा आपको आइडिया रखना है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आईटी रूल्स क्या है वो सब नोट्स वगैरह मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, नहीं है पता तो फिर यहाँ पर टेलीग्राम से आप लोग उन नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना, वो सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब जो ये नेक्स्ट एडिटोरियल है बात करता है रीओपन द फाइल्स रिकंसीडर प्राइवेटाइजेशन। अब जो ये प्राइवेटाइजेशन है, इसको हम लोग यहाँ पे ये बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा, जो सरकार है इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, चतुरता से, ठीक है। अगर हम लोग क्लेवरली इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और आज के टाइम पर इकॉनमी हमारा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में देखने को मिल ही जाएगी। यहाँ पे बोला गया है जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर, क्या खासकर जो बैंक्स वगैरह हैं, यह प्राइवेटाइजेशन कोई नया नहीं है, बहुत पहले से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन लगातार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से काफ़ी कह सकते हो नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आज क्या है, आज के टाइम पर इंडिया जो है काफ़ी सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका इकॉनमी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इंडिया की, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, इनकम्स वगैरह लोगों की काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं, बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब जो ये सारे सर्कमस्टांसिस हैं यहाँ पर ये बताते हैं कि हम लोगों को बहुत ही शातिरता से, बहुत ही चतुरता से सोचना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन हम लोगों को करना है। अब जो ये एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चतुरता से हम लोग को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके प्रोज और कॉन्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि 3 कैटेगरीज़ हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ की। आपको 3 कैटेगरीज़ को जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर यह बोला गया कैटेगरीज इश्यूज़ और सॉल्यूशन, इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अब देखो यहाँ पर सरकार को क्या क्या एक तरीके से स्टेप्स उठाने चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। पहली कैटेगरी में बोला गया है कोई भी एंटरप्राइज है जो कि लंबे समय से चल रहा है, अब उसके टेक्नोलॉजी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो भी हो गया वो काफ़ी पुराना हो चुका है,
ठीक है। अब सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है उसका, तो सरकार को प्राइवेटाइज उसको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो भी उसके एसेट्स वगैरह हैं उसको बेच दे। उसके बाद यहाँ पर जो भी मशीनरी वगैरह बेचने के बाद जो भी वैल्यूएबल लैंड बचेगा उसको हम लोग एक दूसरे काम के लिए उसको जारी कर सकते हैं और जो है उसको एक हाई वैल्यूएबल वापस से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, यानी कि जो ये प्रूडेंट डिस्पोजल कर सकते हैं हम लोग, यानी कि जो ये लैंड है उसका एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग और ज़्यादा इनकम को जनरेट करें, ना कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। उसी के साथ यहाँ पर और भी चीज़ें बोली गई हैं कि देखो यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, मान लो कोई है कोई ऐसी एंटरप्राइज है जहाँ पर पूरी तरह से फाइनेंशियल सिक देखने को मिल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल जा रही हैं, तो वहाँ पर आपको माइक्रो मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, एक तरीके से पूरी तरह से मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। काफ़ी टाइम मैनेजमेंट होगा तो उसके बाद आप लोग सही से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमेशा ही प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिल पाएगा, ऐसा बोला गया। अगर ज़्यादा ही कुछ सिचुएशन होती है, ज़्यादा ही कुछ सिचुएशन बुरी क्रिएट होती है तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करती भी है सरकार, तो उसको अपने पास ही ज़्यादातर शेयर होल्डर्स जो होल्डिंग है वो अपने पास ही रखनी चाहिए, ज़्यादातर स्टेक होल्डिंग अपने पास ही रखना चाहिए, उससे भी यहाँ पर सरकार को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देन उसके बाद जो ये प्राइवेटाइजेशन है, पहले यहाँ पर ये बोला गया है जो नंबर ऑफ़ इंडियन प्राइवेट फर्म्स हैं ये क्या कर रही हैं आज के टाइम पर, ये बहुत कम है, यानी कि जो प्राइवेट फर्म्स है जो कि पब्लिक सेक्टर से ये जो खरीद रही हैं ये बहुत कम आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो है आप कह सकते हो कि इससे एक नुकसान ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन है इससे क्या होगा, अगर प्राइवेट के हाथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह नहीं होगा, वहाँ पर सबके लिए इक्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर ये सरकार के हाथ में है तो यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अच्छे से सोचना है, अच्छे से सोचने के बाद यहाँ पर काम करना है, उसको लेकर बोला गया है, खासकर प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रैटलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स करके, यानी कि अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लिए गए हैं। एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इन्होंने बोला इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसने पॉजिटिवली ग्रो किया है एफडीआई में, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई दूसरी कंट्री डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है। अगर इसके अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है कहाँ पर 2020 के अंदर एज़ कम्पेयर टू द 2019, यानी 2019 में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया जितना 2020 में आया है। खासकर 2020 में पैंडेमिक चल रहा था लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा भरपूर आपको देखने को मिलेगा। देखो बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, यूएई, यहाँ सभी पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। ये सभी लोग फेल हो चुके हैं एक तरीके से, यहाँ पर एफडीआई काफ़ी कम हुआ है। लेकिन इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री थी साल 2020 में पैंडेमिक आने के बाद में भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में, और ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हुई है। इंडिया जो है 5वां लार्जेस्ट रिसिपिएंट बोला गया है एफडीआई इनफ्लोज़ का 2019-20 में। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें 2020 के टाइम पे तो इंडिया ने और ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से एफडीआई को क्योंकि एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पे बोला ये गया कि पैंडेमिक आने के बावजूद भी इंडिया ने लगभग अट्रैक्ट किया है, लगभग जो एफडीआई का इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 81.72 बिलियन डॉलर्स का, 81.72 बिलियन डॉलर्स का ये हुआ है 2020 में। और जो 2019 का एफडीआई था वो था 74.39 बिलियन डॉलर्स। तो आप देख सकते हो 2019 से 2020 में हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हो अलग अलग देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। अभी मैंने आपको बताया कितना कितना ये डॉलर्स इंक्रीज़ हुआ है, 2020-21 का 81.72 बिलियन डॉलर्स है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देन उसके बाद ये बोला गया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं उल्टे सीधे, जैसे कि आपको मालूम होगा वोडाफोन को लेकर एक केस हो गया था, केन एनर्जी को लेकर एक केस हो गया था, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है इंडिया फेल होता हुआ नज़र आ जाता है इन एफडीआई को लेकर भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो है केस हो जाते हैं और बहुत सारे जो केस है बाहर पहुंच जाते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे इंडिया कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। फिलहाल आपको एफडीआई के बारे में ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास आपको देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है छोटा सा, जिसमें बोला गया है कि अगर आप लोग सीएपीएफ के ऑफिसर्स को, अगर यहाँ पे सीएपीएफ के ऑफिसर्स को एंटर करते हो, खासकर यहाँ पे क्या है कि हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुआ है कि देखो अगर आप लोग आर्मी ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर, कि आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं माओइस्ट के खिलाफ जो है एडवाइज़र्स रहेंगे, एडवाइस देंगे, ठीक है, मॉइस्ट जो होते हैं उनके खिलाफ एडवाइस देंगे, अगर ऐसा बोला है, जिसको हम लोग नक्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एडवाइस आर्मी से लोगे तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है।
ठीक है। एडवाइस उनसे लो जो कि लोकल एरियाज़ में जहाँ पर रह रहे हैं लोग, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोग आर्मी ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि आर्मी ऑफिशियल्स ने ज़्यादा मॉइस से यहाँ पर टैकल ही नहीं किया है। ठीक है, तो आर्मी ऑफिशियल्स यहाँ पे आपको सही से एडवाइस नहीं दे पाएंगे। अगर यहाँ पर एडवाइस लेनी है तो आपको ट्रेंड इनिशियली बाय स्टेट पुलिस ऑफिसर से लेनी पड़ेगी, जो कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे द ग्रे हाउंड हो गए और भी बहुत सारे स्पेशलाइज कमांडोज हो गए, जो कि आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी ये जो मॉइस्ट अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। मॉइस्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे, जैसे कि कोबरा हो गया, कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन हो गया, तो इन सब से आप यहाँ पर राय ले सकते हो। इन सबको यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हो, ना कि यहाँ पर जो CAPF के ऑफिसर्स हैं आप उनको अपॉइंट करो, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के केसेस नहीं देखे हैं। इस तरीके के केसेस देखे भी हैं तो बहुत कम देखे हैं, तो यहाँ पर उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। अब जिसको एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बेटर तरीके से बता पाएगा। नाउ यहाँ पे CAPF क्या है बेसिकली, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये आपका GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स करके इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 7 सिक्योरिटी फोर्सेस देखने को मिलते हैं। 7 सिक्योरिटी फोर्सेस कौन कौन सा है? एक है आसाम राइफल, दूसरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तीसरा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, चौथा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देन उसके बाद इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और शस्त्र सीमा बल। तो ये सारे ऑफिसर्स के बारे में जितनी भी यहाँ पर ये पोस्ट्स हैं ये सब मैंने आपको नीचे प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लेना। फिलहाल यहाँ पर अभी आपको इतनी ये पोस्ट देखने को मिलेगी, इसके बारे में एक छोटा सा ये आर्टिकल दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग मॉइस से टैकल करना है आप लोगों को, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर कोई सेंस नहीं है कि आप लोग आर्मी ऑफिशियल्स को एज एडवाइज़र रखो। आपको एडवाइज़र रखना है तो आपको ऐसे लोगों को रखना है जो कि उन चीज़ों से भिड़े हों। तो ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है हमारे ऑथर के द्वारा। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल मैं कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल हम इसको डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल आपका कोई भी नहीं छूटा है, पहले जितने स्किप हुए थे, पहले जितने हमने रोके थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसका भी डिस्कशन हम लोग कल या परसों में कर लेंगे। ओके ना, इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।